गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सभी लोग बीए पार्ट 1 के सेकंड पेपर को पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आइए सेकंड पेपर के अंतर्गत आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रोम की सभ्यता। देखिए, रोम की सभ्यता के बारे में आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो रोमन सभ्यता जो हमारी सभ्यता है, आइए इसके बारे में जानें कि जो रोमन की सभ्यता है ये 14 एडी से लेकर 476 एडी तक रहेगी। यानी 14 एडी से लेकर 476 एडी तक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से जो 14 एडी से लेकर 285 एडी तक, 14 एडी से लेकर 285 एडी तक प्रारंभिक रोमन सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद 285 से लेकर 476 एडी तक हम लोग जो पढ़ेंगे वो उत्तर रोम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर रोम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो 14 एडी से लेकर 285 एडी तक प्रारंभिक रोमन सभ्यता रहेगी और 285 एडी से लेकर 476 एडी तक उत्तर रोमन सभ्यता रहेगी। 14 एडी से लेकर 285 एडी तक जो प्रारंभिक रोमन सभ्यता रहेगी, इस सभ्यता में कुल 4 राजवंश अपना शासन करेंगे। 4 राजवंशों का शासन रहेगा। तो आइए हम सब लोग रोमन की सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस जो रोम की सभ्यता है, यानी इसी सभ्यता को बाइजेंटाइन सभ्यता कहा गया है। बाइजेंटाइन सभ्यता कहा गया है। यही सभ्यता बाइजेंटाइन सभ्यता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाइजस। बाइजेंटाइन सभ्यता जो है, ये जो बाइजेंटाइन शब्द है, ये बाइजेसियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रीक कॉलोनी। जो ग्रीक लोगों में कॉलोनी होती थी उसको बाइजेसियस कहते थे। तो बाइजेंटाइन शब्द बाइजेसियस शब्द से बना हुआ है। हालांकि ये तो बात की बात हो गई। एक बाइजस नाम का व्यक्ति था। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और इसी ने जो प्रारंभिक जो रोमन सभ्यता है इसका विकास किया, यानी जो बाइजेंटाइन सभ्यता है इसका विकास किया। कैसे? देखिए, ये जो काला सागर है, यानी काला सागर, और दूसरी तरफ आप देखिए चित्र में भूमध्य सागर है। यानी काला सागर और भूमध्य सागर, इन दोनों सागरों का जहां पर मिलन होता है, मान लीजिए यहां पे मिलन हो रहा है, तो इसी जगह पर इस बाइजस नामक व्यक्ति ने बाइजेंटाइन सभ्यता का विकास किया, यानी रोम की सभ्यता का विकास किया। जहां पर इसका मिलन स्थल था, यहीं पर रोम की सभ्यता का विकास हुआ, यानी बाइजेंटाइन सभ्यता का विकास हुआ। इसके बाद एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है कांस्टेंटाइन। कांस्टेंटाइन नाम का एक व्यक्ति होगा, जिसका शासन 330 एडी से लेकर 364 एडी तक रहेगा। 364 एडी तक रहेगा। अब देखिए ये व्यक्ति क्या करेगा कि जो इसकी राजधानी रहेगी रोम, इसकी नई राजधानी बनाएगा, जिसका नाम है कांस्टेंटिनोपिल। इसकी नई राजधानी बनाएगा कांस्टेंटिनोपिल। यानी जो कांस्टेंटाइन व्यक्ति है, जो शासक है, 330 एडी से लेकर 364 एडी तक,
इस दौरान ये कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी बनाएगा। 364 एडी में कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु हो जाएगी। 364 एडी में कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु हो जाएगी और इसकी मृत्यु के बाद यहां पर एक शासक आएगा जिसका नाम है वेलेंटिनियन। वेलेंटिनियन, ये वेलेंटिनियन आएगा और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये जो आपका बेजेंटाइन साम्राज्य है इसको दो भाग में डिवाइड करेगा, इसके दो टुकड़े कर देगा। एक पश्चिमी भाग करेगा और दूसरा पूर्वी भाग करेगा। पश्चिमी भाग में जो ये वेलेंटिनियन है ये स्वयं शासन करेगा और ये जो पूर्वी भाग है इसमें ये अपने भाई को दे देगा, वैलेंस को। यानी वैलेंस से कहेगा तुम शासन करो। यानी इस भाग में वेलेंटिनियन खुद शासन करेगा और इस भाग में वो अपने भाई वैलेंस को दे देगा, कहेगा तुम शासन करो। तो वैलेंस जो है वो पूर्वी भाग में शासन करने लगेगा। धीरे धीरे समय गुजरेगा और समय गुजरने के बाद ये जो पश्चिमी भाग है इस पश्चिमी भाग पर जर्मन आक्रांता जो होंगे वो इस पर आक्रमण करेंगे और धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। लेकिन जो पूर्वी शाखा है ये शाखा बनी रहेगी और बैलेंस के बाद यहां पर एक शासक आएगा जिसका नाम है जस्टिनियन। जस्टिनियन आएगा बैलेंस के बाद, बहुत ही पावरफुल राजा है। ये आएगा और ये पूर्वी भाग में क्या करेगा, इसका विस्तार प्रारंभ करेगा। यानी भूमध्य सागर और काला सागर इसके इर्द गिर्द के जो भी क्षेत्र होंगे उनको ये जीत लेगा और अपने पूर्वी भाग में इसको मिलाएगा। मिलाने के बाद इसका विस्तार करेगा जस्टिनियन और विस्तार करने के बाद एक कोड बनाएगा, विधिक कोड। विधिक कोड बनाएगा। विधिक कोड मतलब कानूनी नियम बनाएगा। पहली बार हम लोग देखते हैं कि जो कानूनी कोड है वो नेपोलियन बनाता है, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा नेपोलियन के बारे में। तो ये विधिक कोड बनाएगा, बाकायदा कानून बनाएगा। कानून बनाने के बाद ये स्मारक बनाएगा, पूर्वी रोमन साम्राज्य में स्मारक बनाएगा। स्मारक बनाने के बाद यहां पर एक होली चर्च ऑफ विजडम बनाएगा। होली चर्च ऑफ विजडम यानी ईसाइयों के लिए गिरजाघर बनाएगा और पूर्वी शाखा का नाम आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार जस्टिनियन एक बहुत ही पावरफुल राजा था। और इसके बाद ये जो पूर्वी भाग है, यही पूर्वी भाग, इसी को ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसी पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता है। यानी जो रोम था हमारा, यानी जो हमारा रोम था, फिर से आप समझ लीजिए, जो हमारा रोम था जिसकी स्थापना की गई काले सागर और भूमध्य सागर के बीच में, आगे चल करके ये दो भाग में डिवाइड हुआ और पश्चिमी शाखा का अंत हो गया। और जो पूर्वी शाखा थी ये आगे बढ़ती चली गई और यही पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो शाखा थी इसी को बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया, क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो बाइजस नाम के व्यक्ति ने की थी। तो इस भाग को यानी पूर्वी भाग को बाइजेंटाइन कहा जाता है, पश्चिमी भाग को बाइजेंटाइन नहीं कहा जाता है। ये दोनों को अगर मिला दोगे तो रोम कहा जाएगा, यानी रोम की सभ्यता कही जाएगी। अब ये जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है ये आपका यानी जो पूर्वी शाखा की है तो ये तो खत्म हो गया, इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। ये जो पूर्वी भाग है ये 14 एडी से लेकर के 476 एडी तक हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको भी दो भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला भाग ये है
कि 14 एडी से लेकर के 285 एडी तक इस दौरान कौन कौन से राजा हुए, और दूसरा भाग है 285 से लेकर 476 एडी तक, इसमें कौन कौन से राजा हुए। तो ये जो आपका जो समय पीरियड है ये प्रारंभिक रोमन सभ्यता कहा जाता है, और ये जो समय पीरियड है आपका उत्तर रोम सभ्यता कहा जाता है। तो पहले तो हम लोग प्रारंभिक रोम सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जस्टिनियन के बाद कॉन्स्टेंटाइन 11th गद्दी पर बैठेगा। कॉन्स्टेंटाइन 11th पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंतिम शासक था। 1453 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस दौरान तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है। तो यहीं पर कॉन्स्टेंटाइन जो चतुर्थ है 11th है, यहां पर ऑटोमन सेना आक्रमण करेगी, और ऑटोमन सेना क्या करेगी, पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लेगी और ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार होगा। इस प्रकार कॉन्स्टेंटाइन 11th के बाद पूर्वी रोमन सभ्यता जो है उसका विघटन हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो रोम की सभ्यता है उसको हमने आपको बताया कि दो भागों में है। पहली है प्रारंभिक रोमन युगीन सभ्यता एवं संस्कृति। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहली बार हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। पहले हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जानेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शासक के बारे में, कि प्रारंभिक रोमन युगीन सभ्यता और संस्कृति के दौरान यहाँ के शासक कैसे होते थे। तो आप किसी भी संस्कृति या सभ्यता को उठाकर देखेंगे 90 से 95% जो राजा होते थे वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि प्रारंभिक रोमन युगीन सभ्यता और संस्कृति में जो शासक थे वो निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होते थे। निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होते थे। स्वयं को दैवी अधिकारों का स्वामी समझते थे। स्वयं को दैवी अधिकारों का स्वामी समझते थे। मतलब इनका कहना था कि जो राजा का पद है वो देवता द्वारा दिया गया पद है, यानी जो इस पद पर बैठेगा वो देवता का एक दूत है, मैसेंजर है, यानी देवता की इच्छा से इस पर बैठा हुआ व्यक्ति है। अर्थात जो व्यक्ति बैठा है वो भी एक तरीके से देवता ही है। इसका मतलब ये होता है, तो ये लोग जो है दैवी अधिकारों को समझते, दैवी अधिकारों का स्वामी समझते थे, निरंकुश और स्वेच्छाचारी होते थे। इनके शब्द या कहेंगे जो इनके आदेश ही कानून होते थे। ये जो बोल देते थे वही सब कुछ होता था, जो नहीं बोलते थे वो कुछ नहीं होता था। इनके आदेश ही कानून होते थे। और अगर इनके आदेशों को कोई व्यक्ति इनकी आलोचना करता था, मान लीजिए जो ये आदेश देते थे और कोई व्यक्ति उसकी आलोचना करता था, तो वह व्यक्ति भयंकर पाप व घृणा का हकदार होता था, यानी सजा का हकदार होता था। ऐसा मानना है कि उसको भयंकर यानी राजा की अगर कोई आदेशों को यानी उनको नहीं मानता था, उनकी आलोचना करता था, तो पाप का हकदार होता था, घृणा का हकदार होता था। युद्ध व संधि दोनों करने का अधिकार केवल और केवल राजा को होता था। युद्ध व संधि करने का अधिकार
केवल राजा को होता था, केवल राजा को होता था। आप सल्तनत काल में देखिए उठा करके, लमसम जितने राजा हैं सब निरंकुश और स्वेच्छाचारी हैं। बलबन ने तो स्वयं को कह दिया था नियामत खुदाई जिल्ले इलाही, अपने आप को देवदूत बना दिया था, दैवी राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया था पहली बार बलबन ने। तो लमसम जितने भी राजा हैं निरंकुश और स्वेच्छाचारी होते थे, स्वयं को देवी अधिकारों का शासक समझते थे, इनके आदेश ही कानून होते थे। आगे देखिए सेकेंड हेडिंग हम लोग देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। सेकेंड हेडिंग देखेंगे इनके पदाधिकारी। इनके पदाधिकारी कैसे होते थे, तो ध्यान देखिए, ये 5 सचिवों की नियुक्ति करते थे। 5 सचिवों की नियुक्ति करते थे। 5 सचिव होते थे, 5 सचिवों की नियुक्ति करते थे। प्रत्येक सचिव के अंतर्गत, प्रत्येक सचिव के अंतर्गत कई प्रोक्यूरेटर होते थे। प्रोक्यूरेटर होते थे तथा राज्य को चलाने के लिए और ढेर सारे अधिकारी होते थे। अन्य अनेक अधिकारी होते थे। अन्य अनेक अधिकारी होते थे। सम्राट के अंगरक्षक, सम्राट का जो अंगरक्षक होता था जल सेना का प्रमुख होता था। जो जल सेना का प्रमुख होता था वो सम्राट का अंगरक्षक होता था। इसके अलावा वहां पर प्री काउंसिल तथा काउंसिल होती थी। काउंसिल होती थी जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, तो प्री काउंसिल तथा काउंसिल होती थी जिसमें राजा द्वारा चुने गए अनेक सदस्य होते थे। इसमें राजा द्वारा नियुक्त अनेक सदस्य होते थे। अनेक सदस्य होते थे। तीसरी हेडिंग देखिए न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था प्रारंभिक रोमन साम्राज्य युगीन में न्याय व्यवस्था कैसी थी, तो जो न्याय होता था, न्याय का जो केंद्र होता था, केंद्रित न्याय व्यवस्था केंद्रित थी। मतलब जो न्याय का अंतिम अधिकारी था, यहां पे लिख दो, न्याय का अंतिम अधिकारी, अंतिम अधिकारी राजा था। अंतिम अधिकारी राजा था। राजा की इच्छा ही कानून होते थे। अभी हमने आपको ऊपर बताया, राजा की इच्छा ही कानून थे। इच्छा ही कानून थे, यानी जो न्याय व्यवस्था थी वो केंद्रित थी। न्याय का, हालांकि न्याय करने के लिए छोटे स्तर पर और भी न्यायाधीश होते थे, लेकिन जब उन लोगों से न्याय नहीं हो पाता था तो वो अंतिम जो डिसीजन होता था वो राजा का होता था। और सल्तनत काल में भी हमने देखा कि ऐसा ही होता था। न्याय का जो अंतिम अधिकारी हो सुल्तान को माना जाता था। तो राजा की इच्छा ही उसके कानून होते थे। जो कह देता था वही कानून बन जाते थे, वही आदेश होते थे, वही जनता पर लागू होते थे। न्याय व्यवस्था जो थी वो केंद्रित थी, यानी राजा की इच्छा पर निर्भर थी। फिर भी आप देखिए 3 प्रकार के न्याय का वर्णन हमें प्रारंभिक रोमन युगीन सभ्यता एवं संस्कृति में मिला है। पहला देखिए कौन सा है, पहला है जुस सिविल। जुस सिविल, इसमें किस प्रकार के मुकदमे देखे जाते थे, दीवानी संबंधी मुकदमे इसमें देखे जाते थे।
जमीन जायदाद के जो मुकदमे होते थे वो जुस सिविल में देखे जाते थे। दूसरा था जुस जेंटियस। जुस जेंटियस। अब आप इसमें देखिए किस प्रकार के मुकदमे देखे जाते थे। इसमें देखे जाते थे जैसे ठेकेदारी, ठगी, दहेज, ठेकेदारी, ठगी, दहेज, किसी को पीड़ित करना, परेशान करना, ऐसे मुकदमे जो होते थे वो जुस जेंटियस में देखे जाते थे। तीसरे टाइप के मुकदमे होते थे उनको कहते थे जुस नेचुरली, प्राकृतिक। मतलब इसमें स्त्रियों के अधिकारों की बात कही गई है। स्त्रियों के अधिकार संबंधी नियम होते थे। दूसरे, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया है। संपत्ति में अधिकार यानी प्रारंभिक रोमन युगीन सभ्यता में स्त्रियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। यानी स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को बराबर का सम्मान प्राप्त था और स्त्रियां जो थी वो पढ़ी लिखी होती थी, विदुषी होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो स्त्रियां थी उनके सम्मान में गिरावट आ गई और उनको सम्मान से थोड़ा सा उनको कम सम्मान मिलने लगा। उनको एक वस्तु की भांति उनकी तुलना होने लगी। तो देखिए प्रारंभिक रोमन युगीन सभ्यता में नहीं है ऐसा। स्त्रियों के बराबर अधिकारों की बात हो रही है। उनको संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। एक बहुत अच्छा कानून था कि जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं होता था, दोष सिद्ध होने पर ही दंड दिया जाता था। यह नहीं है कि राजतंत्र है तो राजा ने जो कह दिया वही। राजा बहुत अच्छे होते थे और जो कोई व्यक्ति दोष करता था तो पहले उसकी बाकायदा जांच पड़ताल होती थी और जब दोष सिद्ध होता था तभी उसको दोष दिया जाता था। चौथी हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे सैन्य व्यवस्था कैसी थी। देखिए सैन्य व्यवस्था किसी भी देश की मजबूती का आधार है। तो रोमन युगीन सभ्यता में सैन्य व्यवस्था कैसी थी। सेना सुसंगठित व अनुशासित थी। आप ध्यान दीजिए, सेना सुसंगठित व अनुशासित थी। सेना का बाकायदा प्रशिक्षण होता था, यानी सेना को प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना की वर्दी होती थी। खाली समय में सेना से सार्वजनिक कार्य लिए जाते थे, यानी सेना को फ्री नहीं बैठने दिया जाता था, सार्वजनिक कार्य लिए जाते थे। और इसके बाद आप देखिए युद्ध के समय रक्षा कार्य लिए जाते थे, रक्षा के कार्य लिए जाते थे, रक्षा के कार्य लिए जाते थे। जल सेना का सर्वाधिक विस्तार किया जाता था। जल सेना का सर्वाधिक विस्तार किया जाता था। और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो रोम की सभ्यता है उसके एक तरफ काला सागर है, एक तरफ भूमध्य सागर है। तो दोनों तरफ सागर है और जब सागर से घिरी हुई एक सभ्यता है तो जल सेना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दूसरे देशों के आक्रमण होंगे
वो जलीय मार्ग द्वारा होंगे। तो जल सेना तो मजबूत होनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर जो सैन्य व्यवस्था थी वो सुसंगठित और अनुशासित थी, बाकायदा प्रशिक्षित थी। अगली हेडिंग देखिए, आय के स्रोत। आय के स्रोत क्या क्या थे? रोमन युगीन सभ्यता में लोगों की आय के स्रोत क्या क्या थे? तो सबसे ज्यादा आय का स्रोत था कर, टैक्स लेना। अब हम लोग देखेंगे कि किन किन वस्तुओं से टैक्स लिया जाता था। तो सबसे पहली चीज है कि जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी, व्यापारिक वस्तुओं से कर लिया जाता था। दूसरी चीज देखिए, खनिज पदार्थों से कर लिया जाता था। व्यापारिक वस्तुओं से कर लिया जाता था, खनिज पदार्थों से कर लिया जाता था, जो राज्य में खनिज पदार्थ होते थे उनसे कर लिया जाता था। तीसरी चीज देखिए, पैतृक संपत्ति से कर लिया जाता था। चौथी चीज देखिए, कृषि कर लिया जाता था, कृषि से कर लिया जाता था। अगले देखिए, भूमि कर लिया जाता था, भूमि कर लिया जाता था। उसके बाद देखिए, दासों के क्रय विक्रय पर कर लिया जाता था, दासों के क्रय विक्रय पर कर लिया जाता था। तो ये इतने क्रय के कर के साधन थे जो राज्य की आय के स्रोत थे। इसके बाद हम लोग देख लेंगे, जरा सामाजिक जीवन देख लेते हैं। सामाजिक जीवन, ये दूसरी हेडिंग है। सामाजिक जीवन में देख लीजिए, चित्र बनाएंगे केवल बस ये। 1 2 3 4। जो समाज था वो 4 भागों में डिवाइड था। पहला वर्ग था अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग था। इस वर्ग में देखे कौन कौन लोग आते थे? इस वर्ग में राजा आते थे, राजा के परिवार के सदस्य आते थे, अधिकारी होते थे, सामंत होते थे, पुरोहित होते थे। इस वर्ग में ये लोग आते थे। दूसरी बात है कि इनका जो जीवन होता था वो बहुत ही खर्चीला होता था। ये लोग विलासमय जीवन जीते थे, विलासमय जीवन जीते थे। इसके अलावा ये सुंदर सुंदर भवनों में रहते थे, सुंदर भवनों में रहते थे। तो ये तो कहानी हो गई अभिजात्य वर्ग की। जो दूसरा वर्ग था इसको कहते थे व्यापारी वर्ग। इस वर्ग के पास भी अपार धन था, इस वर्ग के पास भी अपार धन था। ये लोग भी खर्चीला व विलासी जीवन जीते थे, विलासी जीवन जीते थे और सुंदर सुंदर भवनों में रहते थे। तीसरा वर्ग जो आता था इसको कहते थे जनसाधारण वर्ग, यानी मिडिल क्लास, यानी हम जैसे लोग, जनसाधारण वर्ग आता था। ये वर्ग, इसके पास सीमित धन होता था, सीमित धन होता था। यही लोग परिश्रमी होते थे, यही लोग परिश्रमी होते थे। चौथा वर्ग है, इसको कहते हैं दास। इनकी दशा सोचनी थी, इनकी दशा जो थी वो समाज में सोचनी थी। सबसे निचले स्तर पर ये लोग थे, इनकी दशा बहुत ही शोचनीय थी। तो इस प्रकार जो प्राचीन रोमन युगीन सभ्यता है, इसमें जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। अंतिम पायदान पर आप देख रहे हैं दास, फिर जनसाधारण वर्ग, फिर व्यापारी वर्ग, फिर अभिजात्य वर्ग। तो इस प्रकार इनका जो है समाज बटा। तीसरी हेडिंग देखिए, कला। रोमन युगीन सभ्यता में कला कैसी थी? तो रोमन युगीन सभ्यता में जो कला थी वो यूनानी कला और एक और कला थी जिसका नाम है एट्रुस्कन कला।
यूनानी कला और एट्रुस्कन कला, इन दोनों का मिश्रित रूप थी। मिश्रित रूप थी जिसमें जो भवन बनते थे वो गोलाकार गुंबद के बनते थे, यानी गोलाकार गुंबद इसकी विशेषता थी इन दोनों कला की। और जो भवन बनते थे वो थर्मेई भवन कहलाते थे। थर्मेई भवन यानी जो गुंबद बनते थे वो गोल होते थे, जो भवन जो बनकर तैयार होते थे उनको थर्मेई भवन कहते थे। तो ये यूनानी कला और एट्रुस्कन कला का मिश्रित रूप थी जो रोमन की सभ्यता थी। चौथे बिंदु पर हम लोग बात करेंगे रोमन युगीन सभ्यता की आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आर्थिक जीवन, रोमन युगीन सभ्यता में आर्थिक जीवन में नूतन विकास हुआ। नूतन विकास हुआ अर्थात आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ। कैसे, आइए ध्यान दीजिए। जो सिक्के थे, सिक्के बनाए गए, नाप के सिक्के बनाए गए, तौल के सिक्के बनाए गए। तो जो ये सिक्के बनाए गए थे ये सेम साइज के थे, इनका साइज जो था वो सेम था। और देखिए आर्थिक विकास कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कृषि में सुधार किए गए ताकि कच्चा माल भी मिल सके। कच्चा माल मिलेगा तो कृषि में सुधार होगा। तीसरी बात यह है कि बैंकों को प्रोत्साहन मिला, यानी बैंक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। चौथी बात, जो व्यापारी थे इनको राज्य की ओर से ऋण दिया गया। आपको ऋण दिया जा रहा है, जाइए बढ़िया से व्यापार कीजिए। और कहते हैं कि जिस राज्य में सड़कें बहुत अच्छी होती वहां पर व्यापार बहुत तेजी से चलता है। इसलिए जो राजमार्ग थे, जो पुराने राजमार्ग थे, राजमार्गों का जीर्णोद्धार किया गया, यानी जो टूटे फूटे थे उनको बनाया गया और जहां पर नहीं बने हुए थे उनको जो है नए राजमार्ग वहां पर बनाए गए। उस समय क्या होता था कि समुद्री क्षेत्र से ज्यादा जो होते थे व्यापार होता था, तो समुद्री जो लुटेरे होते थे ये लोग क्या करते थे, व्यापारियों के जहाजों को लूट लेते थे। तो समुद्री लुटेरों से रक्षा हेतु नवीन जहाजों का निर्माण किया गया। नवीन जहाजों का निर्माण किया गया, ध्यान दीजिए। अगली बात यह है कि नवीन जहाजों का निर्माण किया गया और बहुत सारे बंदरगाह विकसित किए गए, जैसे सिकंदरिया बंदरगाह था, कोरिंथ बंदरगाह था, और इसके बाद कार्थेज बंदरगाह था। ये व्यापारिक बंदरगाह थे। और जब बंदरगाह हो गए तो व्यापार तेजी से व्यापार हुआ, बंदरगाहों के विकास से तेजी से व्यापार हुआ। आगे हम देखेंगे कि जो यात्री होते थे, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई गई। धर्मशालाएं बनाई गई, सराय बनाई गई कि वो सराय में रुकेंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार आर्थिक जीवन में बहुत सारे ढेर सारे सुधार किए गए। इसके बाद हम लोग अंतिम हेडिंग देखेंगे साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। साहित्य पर बात करेंगे तो लैटिन साहित्य का इसे रजत काल कहा गया।
यानी इस काल में जो लैटिन भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ और जो भी गद्य लिखे गए वो लैटिन भाषा में ज्यादा लिखे गए। आइए देखें लैटिन साहित्य में कौन कौन से लोग थे। एक थे सिनेका दार्शनिक। सिनेका दार्शनिक एक राइटर थे। इन्होंने क्या किया है, सिनेका दार्शनिक ने अलंकारिक शैली में अलंकारिक शैली में नाटकों का सृजन किया। अलंकारिक शैली में इन्होंने नाटकों का सृजन किया। दूसरे हैं एक पर्सियस। इन्होंने गद्य में गलत हो गया, इन्होंने स्टाइक में गद्य दर्शन की रचना की। गद्य दर्शन की रचना की। तीसरे व्यक्ति आपको मिलेंगे प्लूटार्क। ये लाइव जी की रचना करेंगे। टैसियस ये जो है दी हिस्टोरीज लिखेंगे, दी हिस्टोरिका लिखेंगे या स्टोरीज लिखेंगे। इसके बाद में जुवेनल द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष लिखेंगे। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष लिखे। जूलियन की विश्व प्रसिद्ध कृति द ऑक्शन ऑफ फिलासफर्स की रचना करेंगे। हालांकि और भी बहुत सारा साहित्य का विकास हुआ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट साहित्य था मैंने उसकी बात की। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रारंभिक रोमन युगीन सभ्यता थी वहां पर प्रशासन कैसा था, वहां पर सामाजिक जीवन कैसा था, वहां की कला कैसी थी। तो यूनानी और एट्रुस्कन कला थी। वहां पर आर्थिक जीवन कैसा था, तो आर्थिक जीवन के क्षेत्र में भी लोगों को बहुत सुविधाएं दी गई, सड़कें बनवाई गई, बैंक लगाए गए। साहित्य कैसा था, तो साहित्य का तो रजत काल था। प्रशासन हमने देखा कि वो राजा के इर्द गिर्द घूमता था। तो इस प्रकार हमने प्रारंभिक रोमन युगीन सभ्यता के बारे में बात की। कल हम लोग उत्तर रोमन युगीन सभ्यता की बात करेंगे कि वहां पर देखेंगे किस प्रकार से सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन जीवनों का किस प्रकार से विकास हुआ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।